हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। यस बेटा, हम पढ़ेंगे फॉर क्लास 9 चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। इससे पहले इसका एक फर्स्ट पार्ट आपके लिए मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज कंटिन्यू करेंगे उसी चैप्टर को। सबसे पहले मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहूँगी इतना लॉन्ग ब्रेक करने के लिए। थोड़ी तबीयत ठीक ना होने की वजह से बेटा बीच में थोड़ा डिले हो गया कि इतने लंबे टाइम के बाद हम मिल रहे हैं फॉर सेकेंड पार्ट। ठीक है, आगे कोशिश करूंगी कंटिन्यूटी बना करके रखने की। तो हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग फिक्स्ड वॉल्यूम, कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस कवर करती है, उसका अपना फिक्स मास होता है, उसे हम मैटर बोलते हैं। ठीक है, अपने इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं ऑल आर मेड अप ऑफ मैटर, सभी मैटर की बनी हैं। ठीक है, हमारे साइंटिस्ट ने वही चीज़ें जिनसे कोई भी चीज़ बनी हुई है ना, एनीथिंग जो भी बनी हुई है, उसका जो स्मॉलेस्ट जो मतलब वही जो उसका मटेरियल है उसको मैटर बोल दिया। ठीक है, मतलब इन वर्ड्स ऑफ साइंटिस्ट आप क्या बोल सकते हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप टच कर सकते हो, आप देख सकते हो, आप उसे फील कर सकते हो, वो मैटर है। ठीक है, एंड ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। सभी जो मैटर हैं उनके जो सबसे छोटे जो उसको अगर टुकड़े कर दिए जाएं, वो जो उसका पार्ट्स होगा उसी को क्या बोल दिया जाता है, पार्टिकल्स बोला जाता है। ठीक है, तो इससे पहले हम फिजिकल जो नेचर है पार्टिकल्स का हम कर चुके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स, कि आपके जो मैटर हैं उनके जो पार्टिकल्स, उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो आ जाती है फर्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, सेकेंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर, जस्ट ऐसे ही कर रही हूं मैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, लगातार मूव कर रहे हैं। एंड थर्ड, हैविंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यू कैन से पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये क्या है, ये किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे फर्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। लास्ट क्लास में हमने कुछ एक्टिविटी डिस्कस की थी। 1 ग्लास ऑफ वाटर लेते हो, उसके अंदर आपने जो वाटर फिल किया हुआ है, आपने कुछ शुगर डाला, उसको स्टायर किया। स्टायरिंग करने से क्या होता है, शुगर के जो पार्टिकल हैं घुल जाते हैं। कहाँ चले गए, वो दिखाई क्यों नहीं दिए, तो कहाँ गए भाई, जो हमारे वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस था वो वहीं पे चले गए हैं, वहीं पे मूव कर गए हैं। ठीक है, तो वो उनके अंदर एंटर कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके बीच में स्पेस था, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाई। या फिर दूसरा एग्जाम्पल जैसे आप कर रहे हो, सेम, चलो यहाँ पे हमने उसको स्टायर किया। अब 1 ग्लास वाटर था और इस वाटर में हमने क्या किया, 2 और 3 ड्रॉप्स मैंने इंक इसके अंदर डाल दी। आप उसको हिला नहीं रहे हो, घुमा नहीं रहे हो, आपने कुछ नहीं किया, उसको अनडिस्टर्ब कंडीशन में ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, हाफ एन आवर के बाद आप देखते हो तो वो जो इंक की आपने 2-3 ड्रॉप्स डाली थी, अब उसका कलर आपको पूरे बल्क के अंदर, यानी कि जो टोटल आपका वाटर है हर जगह पे उसका जो कलर है वो स्प्रेड हो चुका है। ठीक है, तो कैसे स्प्रेड हुआ, बिकॉज दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। नेक्स्ट, हैविंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि जो मैटर के पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसका एक एग्जाम्पल, टैप से वाटर बाहर आ रहा है, आप क्या करते हो, अपने हैंड को बीच में मूव कराते हो उस वाटर स्ट्रीम को कट करने के लिए। लेकिन ये कभी ऐसा होता है कि आपने अपने हैंड को बीच में मूव किया और जो वाटर स्ट्रीम है वो प्रॉपर कट गई। लाइक पोटैटो को आप नाइफ को बीच में से घुमाते हो, पोटैटो कट गया, 2 पीसेस आ गए। अब उसी वाटर स्ट्रीम में अगर आप नाइफ से उसको कट कर रहे हो तो क्या ऐसा होता है कि एक वाटर स्ट्रीम ऊपर रहेगी और बीच में आपको गैप नजर आया, नीचे फिर आपकी वाटर स्ट्रीम है? नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? बिकॉज वो जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रख रहे हैं। ठीक है, वो एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते।
सेम आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, लाइक कोई भी स्विमर है वो वाटर स्ट्रीम के अंदर मूव करता है, तो जो वाटर स्ट्रीम है वो कट नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो जो वाटर के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बाइंड है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक आता है दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, कि जो मैटर है उसकी स्टेट्स कौन कौन सी होंगी। तो देखिए, नॉर्मली जब हम बात करते हैं देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हम टॉपिक करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। आपने अब तक पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन इनके अलावा अपने जो न्यू साइंटिस्ट जिन्होंने स्टडी करने के बाद 2 और यहाँ पे स्टेट बताई गई है यहाँ पर हमारे मैटर की, जिसमें एक तो होता है प्लाज्मा, और 5th आपके पास जो कंडीशन यहाँ पे जो 5th स्टेट ऑफ मैटर होगी दैट इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसी को BEC भी बोल दिया जाता है। ठीक है, BEC। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन सबसे आप फेमिलियर हो, आपको पता है कि सॉलिड किन्हें बोलते हैं, लिक्विड किसे बोलते हैं, गैस किसे बोलते हैं। बात करें इनके डिफरेंसेस की, देखिए जो हमारे सॉलिड होते हैं, अगर शेप की बात की जाए फिक्स्ड शेप होती है। लिक्विड की अगर बात की जाए नो फिक्स्ड शेप, इनकी फिक्स्ड शेप नहीं होती। वाटर को आप ग्लास में डालोगे ग्लास की शेप ले लेगा, बाउल में डाल रहे हो बाउल की शेप ले लेगा, अपनी इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है। सेम विद गैसेस, नो फिक्स शेप। ठीक है, प्लाज्मा और BEC के लिए बाद में डिस्कस करेंगे। आपको याद रखना है 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 4th है आपकी प्लाज्मा एंड 5th है आपकी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा और BEC के लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। शेप हो गया फिक्स्ड है, नो फिक्स शेप, नो फिक्स शेप, कोई फिक्स शेप नहीं है। बलून में डाल रहे हो, बलून की शेप वो कवर कर रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो इसकी कोई शेप है ही नहीं। क्या करेगा, जिस भी कंटेनर में आप डालोगे उसके वॉल्स के ऊपर वो एक फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, इसके बाद वॉल्यूम, जो सॉलिड होते हैं फिक्स्ड वॉल्यूम होता है उनका। ठीक है, इसको आप यहाँ लटका रहे हो, जितना यहाँ पे ये स्पेस कवर कर रहा है टेबल पे रख देंगे तो भी उतना ही स्पेस कवर करेगा। यहाँ पर इनका वॉल्यूम जो होता है लिक्विड्स में फिक्स्ड होता है और यहाँ पर नॉट फिक्स्ड। अब फिक्स की बात क्यों की जा रही है, 5 ml है। अब 5 ml को अगर आप किसी भी बाउल में डाल रहे हो तो भी 5 ml ही रहने वाला है। किसी आप स्मॉल जो कप्स आते हैं मेजरमेंट के लिए उसमें डालोगे तो भी 5 ml रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है, लेकिन गैसेस में ऐसा नहीं होता। कंप्रेस कर रहे हो, कंप्रेस करने से पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे, वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा। किसी भी बड़े कंटेनर में डाल दिया, फ्री कर दिया, लार्ज एरिया को वो कवर करेंगे, तो कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो हमारे सॉलिड्स होते हैं इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। अगर बात की जाए यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है। लिक्विड्स में क्या होगा, लेसर देन सॉलिड्स। इनके कंपैरिजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके पार्टिकल्स में कम होगी। और गैसेस में बात करें यहाँ पर बिल्कुल लिस्ट होगी, लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक तरीके से बोला जाए तो यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होती है, बिल्कुल फ्री होते हैं, मूव करते रहते हैं अपनी मर्जी से इधर उधर। ठीक है, तो शेप हो गया, वॉल्यूम हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। ओके, जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल्स जिनसे हमारा मैटर बना हुआ है, सॉलिड्स के अंदर प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। ठीक है, लिक्विड्स में देखा जाए तो इनकी कंपैरिजन में यहाँ पे पार्टिकल्स में कोई ऐसे अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक रेगुलर पैटर्न होता है। ठीक है, इन सम रेगुलर पैटर्न। और अगर यहां पे बात की जाए गैसेस के अंदर नो अरेंजमेंट, क्यों,
क्योंकि मैंने बोल दिया यहाँ पे जो पार्टिकल्स है कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। अब देखिए जो हमारे लिक्विड्स होते हैं दे कैन फ्लो, दे कैन मूव इजीली, ये इजीली फ्लो कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, सो दे आर कॉल्ड फ्लूइड। बात समझ आ गई आपको फ्लूइड क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जो लिक्विड्स हैं उसके जो पार्टिकल्स इजीली मूव कर सकते हैं, दे कैन फ्लो इजीली, सो दे आर कॉल्ड फ्लूइड। इवन बात की जाए तो जो गैसेस होते हैं उनको भी फ्लूइड में ही काउंट किया जाता है। तो आप लिक्विड और गैसेस की जब बात करोगे तो आप उसके लिए फ्लूइड वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये है यहाँ पर डिफरेंसेस। ओके, इसके साथ में लास्ट क्लास में हमने टर्म आपके साथ मैंने डिस्कस की थी, डिफ्यूजन किसे बोलते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू मैटर बाय देयर ओन। जब किसी भी दो मैटर के पार्टिकल एक दूसरे के साथ अपने आप मिक्स हो जाते हैं उसको डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजन अगर हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें, वैसे आप डिफरेंस में नहीं लिख के आएंगे लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ। सॉलिड्स के अंदर जो डिफ्यूजन होता है बहुत कम होता है, लिक्विड्स के अंदर इनसे ज़्यादा होता है, गैसेस में बहुत फास्ट होता है, ठीक है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं यहाँ पे इनको लगाना चाहूँ अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजन मीन्स डिफ्यूजन रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में सबसे ज़्यादा किस में होगा? गैसेस के अंदर जो डिफ्यूजन होता है यानी कि इंटरमिक्सिंग होती है पार्टिकल्स की बहुत फास्ट होती है, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन हायर होता है, उससे कम लिक्विड्स में, और सबसे जो कम होगा वो किस में होगा? आपका सॉलिड्स में, ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा किस में हो गया? गैसेस में होगा। सेम जैसे उसके लिए एक एग्जाम्पल आपको लाइक एक इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती आपने घर के किसी एक कॉर्नर में लगा दी है, अब उसकी जो स्मेल है, उसकी जो फ्रेगरेंस है वो बहुत जल्दी आपके घर के हर कॉर्नर में आपको फील होती है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि जो उसमें से जो स्मोक वो जो निकल रहा है वो क्या है? गैसेस की ही तो फॉर्म में है ना, गैसेस के अंदर मिक्स होगा, वेरी फास्ट होता है, क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, यहाँ पे आप एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स यहाँ पे बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल जिसको हम बोलेंगे। यहाँ पर क्या होगा? इनके कंपैरिजन में पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है और यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये भी यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा कि सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं प्रॉपर अरेंज होते हैं, उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, मीन्स ना के ही बराबर, बिल्कुल टाइटली पैक्ड है वो, ठीक है। ये टाइटली पैक्ड होते हैं, यहाँ पर स्पेस होता है। गैसेस के बीच में जो पार्टिकल्स हैं, जो इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकुलर जो पर्टिकुलर पार्टिकल्स वाला जो स्पेस होगा वो वेरी हायर होता है, ठीक है। तो ये तो मैंने बताया था आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन। इसी के साथ फिर अब जो अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तो देखो गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, हम उसको कंप्रेस करना चाहें, आपने बलून के अंदर क्या फिल कर दिया? बलून के अंदर आपने एयर को फिल किया है, उसी बलून के ऊपर जब आप उसको कंप्रेस करते हो, दबाते हो, तो कंप्रेसिबिलिटी होती है ना, उसके अंदर कंप्रेस हो जाती है एयर, आपका जो बलून है वो कंप्रेस हो जाता है। उसके कंपेरिजन में अब इसी बलून के अंदर सेम उसी बलून में वाटर को फिल कर दिया जाए, तो अब उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होगी उसकी कंपेरिजन में कम होगी, ठीक है। लिक्विड्स के अंदर कंप्रेसिबिलिटी कम होगी। अब इसमें फिल कर दिया जाए भाई किसी भी सॉलिड को, लाइक आपने उसमें शुगर भर दिया है, जैसे भी भर दिया, अब आप उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या फिर सेम ये जो डस्टर है, मैं अब इसको बोलूँ कि आप इसको बहुत सारे से कंप्रेस करिए, तो यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और आपके पास डिफरेंस क्या आ गया? कंप्रेसिबिलिटी। तो जो सॉलिड्स होते हैं वो कंप्रेसिबल नहीं होते, दे कैन कंप्रेस, दे कैन ऑल्सो कंप्रेस, बट यहाँ पे जो कंप्रेसिबिलिटी होती है हायर होती है, ठीक है। यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी होगी, सॉलिड्स की कंपैरिजन में कंप्रेसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, बट अगर बात की जाए इन द कंपैरिजन ऑफ एयर तो कंप्रेसिबिलिटी यहाँ पे लेस होगी, ठीक है। इन सिंपल वर्ड यू कैन से सॉलिड्स कैंट कंप्रेस, लिक्विड्स को आप कंप्रेस कर सकते हो, और गैसेस के अंदर तो जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वेरी हाई होती है, ठीक है। तो ये सभी डिफरेंस है हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में।
ओके अब बात जैसे यहाँ पे बार बार डिफ्यूजन की हम इस चैप्टर में कर रहे हैं, तो देखिए जो डिफ्यूजन यानी कि जो आपके किसी भी कोई भी जो आपके टू मैटर्स उसके पार्टिकल एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। अब मैंने बताया सॉलिड्स के अंदर जो डिफ्यूजन है वो कम होता है, लिक्विड्स के अंदर ज़्यादा होता है सॉलिड्स की कंपैरिजन में। वाटर के अंदर आपने इंक डाला तो वो मिक्स हो गई ना अपने आप, वो जो मिक्स हो पा रहे हैं उसी को हम डिफ्यूजन बोल रहे हैं, ठीक है। गैसेस के अंदर डिफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा होता है। इवन यहाँ से एक पॉइंट ये भी निकल जाता है कि लिक्विड एंड गैस, सॉलिड एंड लिक्विड कैन बी डिफ्यूज विद लिक्विड्स। सॉलिड और लिक्विड दोनों को हम लिक्विड के अंदर डिफ्यूज कर सकते हैं। वाटर के अंदर आपने शुगर डाला, शुगर क्या है, सॉलिड है, तो वाटर के अंदर क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो गया वो। सेम आपने वाटर के अंदर इंक डाला, दोनों ही लिक्विड हो गए, दोनों क्या कर रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो गैसेस होती हैं दे कैन ऑल्सो डिफ्यूज विद लिक्विड्स। देखो गैसेस यानी कि एयर के जो अलग अलग कंपोनेंट्स है वो तो एक दूसरे के साथ डिफ्यूज हो ही रखे हैं। आपकी एयर क्या है, मिक्सचर ही तो है, बहुत डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, तो गैसेस एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती हैं। लेकिन वहीं पर गैसेस लिक्विड के अंदर भी मिक्स हो जाती हैं, जिसका एग्जाम्पल आपके ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं सबको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है, ठीक है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। अब जो एक्वेटिक की बात की जाए, एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल वो कहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेंगे, तो वो उस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं जो वाटर के अंदर डिजॉल्व है, घुली हुई है। अब वो घुली हुई है इट मीन्स क्या है, यानी कि लिक्विड एंड गैसेस भी आपस में डिफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपके सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में क्या क्या डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज प्लाज्मा। देखिए जो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर होती है ना, ये क्या होता है, प्लाज्मा की जब हम बात करते हैं ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है, इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बोला जाता है। यहां पे जो पार्टिकल्स होते हैं सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल होते हैं, सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल, ठीक है, जिनके पास एनर्जी काफी ज्यादा होती है उन्हीं को बोला जा रहा है यहाँ पे सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स। अभी जो सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स कब होंगे, जब उनको टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। जब किसी भी मैटर को आप हीट देते हो ना, तो हीट देते देते उसके अंदर क्या हो जाती है, वो एनर्जी को गेन कर लेता है, एनर्जी बढ़ जाती है। ओके, एक बच्चे ने लास्ट वीडियो पे कमेंट किया था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, किसी भी मैटर के जब पार्टिकल मूव कर रहे हैं ना, जब भी कोई भी चीज़ मूव करती है इट मीन्स वो पोजेस कर रही है, उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। जब भी कोई चीज़ मूव कर रही है, रनिंग कर रही है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, इट मीन्स उसके अंदर जो एनर्जी है वो कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होगी उसी को काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन में मैंने आपको एक टर्म बताई थी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन एनर्जी के साथ यानी कि हीट के साथ बढ़ता है। किसी भी चीज़ को आप हीट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो यहाँ पे जो सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल होता है ना, इनमें यही होता है, यहाँ पे इनका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर वेरी हाई होता है, ठीक है। जो प्लाज्मा पार्टिकल्स होते हैं दे हैव हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। इसी वजह से जब उनके पास बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, हीट की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो वो सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल होते हैं। इसमें जो आपके एग्जाम्पल लाइक आपके जो नियॉन बल्ब सिंबल्स, जो साइन बोर्ड आप यूज़ करते हो या नियॉन बल्ब बोला जाए, या आपके जो फ्लोरोसेंट लैंप आप यूज़ करते हो, इन सब के अंदर क्या होता है, दे हैव प्लाज्मा पार्टिकल्स। ये जो प्लाज्मा पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होता है, देखो कोई भी जैसे गैस है, लाइक नियॉन गैस है, अब उस नियॉन गैस को आप हीट करते जा रहे हो, ठीक है, आप उसको हीट देते गए, तो देने के बाद क्या होगा, जब इसको बहुत ज़्यादा हीट मिलती जाती है तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो उस एनर्जी को गेन करने के बाद फ्री होना शुरू कर देते हैं, यानी कि ये नियॉन अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव को बाहर करेगा तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्टेट होती है ना, इसको यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव बन गए, ये क्या बन गए, इसके आयन्स बन गए। यानी कि यहाँ पर प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, आयोनाइज्ड गैस होती है।
ठीक है, जैसे ही किसी भी चीज़ को आप हीट करते हो या आप उसको हीट करते हो तो हीट करने के बाद वो आयंस फॉर्म में आ जाता है, जिसकी वजह से वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, चमकना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, आपके जो फ्लोरोसेंट लैंप होते हैं सेम उनके साथ भी क्या होगा, इनके अंदर हीलियम गैस होती है। सेम हीलियम गैस को जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हो तो उसकी वजह से उस एनर्जी को गेन करने के बाद इनके पार्टिकल्स आयोनाइज फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे, यहाँ पर आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल्स होते हैं, और ये जो आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल होते हैं इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, हाई टेम्परेचर पर ही होंगे ये, और उन्हें बोल दिया जाता है प्लाज्मा। अब इसमें जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, एग्जांपल जो आपके सन एंड स्टार्स, वो उन सब के अंदर क्या है, दे हैव प्लाज्मा, सो दे आर ग्लोइंग कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, सन और जो स्टार्स हैं, आपने सन का पढ़ा ना, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस कंबाइन करती जाती है, हीलियम बनती जाती है, बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ हीट है वहाँ पर, तो उसकी वजह से वो जो गैसेस है वो वहाँ पर, यानी कि आपकी जो हीलियम गैस है, अब वो हीलियम गैस वहाँ पे क्या करती है, उस हीट की वजह से, वो टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ने की वजह से अब वो ग्लो करती है, जिसकी वजह से आपको आपके जो सन और स्टार है वो ग्लो करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो ये जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है वो प्लाज्मा, जब एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अब आपके जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अप्रोक्सीमेट 1920, अपने एस.एन. बोस एक इंडियन साइंटिस्ट रहे हैं, और साथ में आपके आइंस्टाइन जी, इन्होंने स्टडी की थी, इन्होंने बताया, इन्होंने काउंट किया कि भाई ये जो अब तक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है ना, यहाँ पे एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी है। कब, यहाँ पर टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, यहाँ पे टेम्परेचर को बहुत कम कर दिया गया, यानी कि कोई भी आपके पास मैटर है, आप उसकी एनर्जी को उससे लेना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, वहाँ पे टेम्परेचर को आपने क्या किया था, प्लाज्मा में टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे, यहाँ पे टेम्परेचर को कम कर देना है, अप्रोक्स इतना कम कर देना है, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप उसका टेम्परेचर डाउन करना स्टार्ट करोगे, टेम्परेचर कम करते जाओगे, तो कम करने से उसमें क्या होगा, उनकी जो एनर्जी, जो पहले जो सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल थे, टेम्परेचर हायर होने की वजह से अब उनका जो टेम्परेचर डाउन हो रहा है, यानी कि उनकी एनर्जी है वो खत्म होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बीईसी होती है, इसमें यही होता है, ये बहुत एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पर होते हैं, अप्रोक्स यहाँ पे बोला गया है -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इन्होंने ये जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बताई, तो उन्हीं के नेम पे उन पार्टिकल्स को नेम क्या दे दिया गया, या उस स्टेट ऑफ मैटर को हम क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, और अब तक बेटा, अब तक की जो स्टडी है, अभी साइंटिस्ट ये फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं कि इनको मीन्स कहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, जैसे मीन्स कहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, या कैसी स्टेबिलिटी होती है, लाइक जैसे प्लाज्मा का आपको बता दिया गया था कि जो आपके सन और स्टार ग्लो कर रहे हैं उनके अंदर प्रोसेस कौन सा है, बिकॉज दे हैव प्लाज्मा, तो इनके साथ अभी ऐसा नहीं हो पाया है। हाँ, सिर्फ इतना सब यहाँ पे बताया आपको जा रहा है कि इस टेम्परेचर पे आने के बाद आपका जो मैटर है, यानी कि जिसका टेम्परेचर एक्सट्रीम डाउन कर दिया जाए, तो वो क्या बन जाता है, एक सुपर कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, एक सुपर कंडक्टर बन जाता है, जिसके अंदर क्या होगा, रेजिस्टेंस उसका बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अदरवाइज अब तक आप पढ़ते आए हो ना कि आपके जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर, लेकिन कंडक्टर हैं फिर भी अलग अलग मैटर, जो जितना भी अच्छा कंडक्टर है फिर भी इलेक्ट्रिसिटी आप उसमें से पास करते हो, तो पास करने के बाद वो गर्म हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं, चाहे हल्के से हो, क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ करंट को वो रेजिस्ट करते हैं। लेकिन इस स्टेट पे क्या होता है, ये सुपर कंडक्टर बन जाते हैं जिनका रेजिस्टेंस जीरो होता है। तो ये थी हमारे यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक आएगा, वो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या जो मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कि क्या मैटर अपने स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, इसके लिए एक एक्टिविटी, आपके पास कुछ आइस क्यूब्स थे जिनको आपने एक बीकर के अंदर डाला, इसमें ये आपके आइस क्यूब्स हैं जो भरे हुए हैं आपने,
एक स्टैंड की हेल्प से आपने इसको रखा, नीचे लगाया एक बर्नर, इसमें आपके पास है आइस क्यूब्स, ये आपका बीकर, और हमने इसमें क्या कर दिया, आप एक थर्मोमीटर लगा के इसका टेम्परेचर मेज़र कर रहे हो। देखिए आप सबको पता है आपकी जो आइस जो ठंडी होती है, क्या बात कर रही हूँ मैं कि ठंडी होती है। देखिए जब आपकी जो आइस होती है यानी कि वाटर जब अपनी सॉलिड स्टेट यानी कि आइस स्टेट में होता है तो उसका जो टेम्परेचर आप मेज़र करेंगे, यहाँ पे आपको उसका जो टेम्परेचर आप नोट डाउन करेंगे वो कितना मिलेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर हमने क्या किया, उसको हीट करना स्टार्ट किया, यानी कि आप उसका जो टेम्परेचर है बढ़ाते जा रहे हो, हीट देते जा रहे हो। अब इसमें क्या हो गया, एक स्टेट ऐसी आ गई कि उस स्टेट में आने के बाद यहाँ पर 50% जो आपकी आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, नीचे वाटर है, अब ऊपर आइस है, आइस हल्की होती है, फ्लोट करती है। ओके ठीक है, अब इसमें जो आपका 50% वाटर है, 50% आइस है, तो आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पे टेम्परेचर में कुछ चेंज आया होगा? ठीक है, तो देखिए भाई यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे भी आप थर्मोमीटर से जब टेम्परेचर मेजर करेंगे आपको कितना वहाँ पे रीडिंग मिलेगी, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब आपने सोचा कि वो जो हीट आपने दी वाटर भी बन गया लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, इतनी देर से हम उसको हीट करते जा रहे भाई हमारी हीट जा कहाँ रही है। ठीक है, तो देखिए भाई जब तक कि ये पूरी की पूरी आइस मेल्ट होकर के वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक जो उसका टेम्परेचर आप रीडिंग चेक करेंगे वो आपको 0 डिग्री सेल्सियस ही मिलेगा। ठीक है, अब 0 डिग्री सेल्सियस ही मिला। देखो अब यहाँ पे पहले मैं एक चीज़ और बता रही हूँ, अपना जो वाटर जो चेंज इन स्टेट होती है वाटर की उसको हम फिजिकल ही बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा जो वाटर वो बना हुआ है 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से। अब अगर वो वाटर फॉर्म में है तो वो जो वाटर का पार्टिकल है तब भी वो ऐसा ही है। वो जब आपने उसको आइस बना दिया तो उसका पार्टिकल लेंगे तो भी वो H2O है। अगर आप उसको बहुत हीट करते चले गए जो आपके पास स्टीम है तो भी H2O। ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हो रही है, इसी वजह से उसको फिजिकल चेंज बोला जाता है। अभी हम बात कर रहे थे कि यही जो स्टेट ऑफ मैटर क्या इनमें बदलाव होता है। एक तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया, हाँ भी बदलाव होता है। अब कैसे कैसे होता है उन चीज़ों को देख लेते हैं। अब यहाँ पर जब आपकी कंप्लीट आइस वाटर में कन्वर्ट हो चुकी होती है और कंटिन्यूसली अब आप उसको हीट कर रहे हो, तो हीट करने के बाद अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि अब इसमें टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। 10 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 50 हो गया, ये लो भाई 100 डिग्री सेल्सियस आ गया। 100 डिग्री सेल्सियस आने के बाद अब इसमें से क्या हो रहा है, अब इसमें से फर्स्ट बबल निकला, आपको नज़र आया, हाँ बबल फॉर्मेशन हुई, अब जा रही है और बाहर क्या हो रही है, अब उसमें से स्टीम निकलनी स्टार्ट हो गई है। टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे भाई आ गया। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, आपकी जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होती जा रही है, बाहर आउट होती चली जा रही है, लेकिन इतनी हीट देने के बावजूद यहाँ पे जो टेम्परेचर आप मेजर कर रहे हो कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से आप देखिए ऐसे ही कंटिन्यू जब हम उसको हीट करते जाएंगे, ये जो वाटर यहाँ पे हीट होता जा रहा है, धीरे धीरे पूरा स्टीम में कन्वर्ट होता जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट होता जाएगा और गायब। लेकिन टेम्परेचर अगर उस स्टीम को भी कलेक्ट करते जाएं यहाँ पर ऊपर और उसका टेम्परेचर मेजर किया जाए तो कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब उतनी जो हम उसको हीट देते गए वो हीट गई कहाँ पे? तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये देख रहे हैं कि टेम्परेचर एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से किसी भी मैटर की स्टेट में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, अब सेम वही जो प्रोसेस अभी हमने क्या किया था, टेम्परेचर को बढ़ाया था, आपने क्या किया, कैसे भी करके इसके ऊपर एक दूसरा जो आपने एक कंटेनर लिया जिसके अंदर आपने स्टीम को कलेक्ट कर दिया, जैसे भी किया आपने कलेक्ट कर लिया। टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। अब टेम्परेचर को हम कम करना स्टार्ट करेंगे, डाउन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे हीट लेते जा रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। जैसे जैसे अब टेम्परेचर इसमें कम होगा, 100 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री हो गया, 50 हो गया, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ये जो अलग अलग टेम्परेचर पे अब क्या होगा, यहाँ पर अब अगेन हमारा जो यहाँ पे स्टीम थी, स्टीम से बन जाएगा वाटर। अब वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर, कंटिन्यूसली आप फिर से टेम्परेचर को कम करते जा रहे हो, इससे हम एनर्जी को वापस लेते जा रहे हैं। तो
अब 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, वाटर भी है, 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस भी है। अब धीरे धीरे आप उससे हीट लेते जाओगे और ये क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि -4 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया। ठीक है, 0 डिग्री से जैसे ही डाउन माइनस में टेम्परेचर जाना शुरू होता है ना, तब हमारा वाटर वहाँ पे आइस फ्रिजिड फॉर्म में जमा हुआ रह जाता है। ठीक है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस रखते हो तो आपको कुछ वहाँ पे वाटर भी मिलेगा, कुछ आपको आइस भी मिलेगी। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस आप फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल सकते हो वाटर का, या आप उसको मेल्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हो, क्योंकि आइस को अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस पे छोड़ देते हो तो वो मेल्ट होना भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो ये इस तरीके से देखिए कि यह है टेम्परेचर का इफेक्ट। टेम्परेचर की वजह से कोई भी मैटर है उसकी स्टेट में चेंजेस आते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम उसको कॉन्टिन्यूसली हीट दे रहे थे, उसकी स्टेट में चेंजेस आते चले गए, तो वो हीट जा कहाँ पे रही थी। तो देखिए बेटा, वो जो हीट यहाँ पे छुपी हुई हीट, जो हिडन हीट जिसको बोला जाएगा, सबसे पहले तो हम देखते हैं, हम बोलते हैं इसे लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब जो गुप्त है, या जिसको आप बोलते हो हिडन हीट, छुपी हुई हीट, जो किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करने में हेल्प करती है। ठीक है, लेटेंट हीट कौन सी होगी, ये वो हीट जो हेल्प करती है किसी भी मैटर की स्टेट में चेंज लाने के लिए। ठीक है, इसका रोल ही यही होता है किसी की भी स्टेट में चेंजेस लाने के लिए। तो अब यहाँ पर हम कर रहे हैं, देखिए जब आपके सॉलिड कन्वर्ट हो रहे हैं किस में, लिक्विड में, तो यही जो चेंज होता है ना, इस चीज़ को बोला जाता है फ्यूजन। मीन्स ये प्रोसेस जिसमें हमारे जो सॉलिड कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, लिक्विड्स के, उसको बोला जाएगा फ्यूजन। ठीक है, अब इन्हीं लिक्विड्स को अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, हीट करते जा रहे हो, लिक्विड्स कन्वर्ट हो रहे हैं किसके अंदर, वेपर्स के अंदर। तो ये जो प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस को यहाँ पे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा वेपोराइजेशन। सबसे पहले तो आपको प्रोसेस का पता होना चाहिए। वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड्स कन्वर्ट हो रहे हैं लिक्विड में, उस प्रोसेस को बोलेंगे हम फ्यूजन। लिक्विड्स को हम कंटिन्यू हीट करते जा रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं वेपर में, इस प्रोसेस को बोलेंगे वेपोराइजेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि वो हीट जो किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए यूज में लाई गई। ठीक है, दैट हिडन हीट which is used to change 1 kilogram of solid, 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure on their melting point. ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कौन सी होगी, वो हीट दैट रिक्वायर्ड, वो रिक्वायर्ड हिडन हीट, ये रिक्वायर्ड होगा भाई, जो चाहिए है किसी भी 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, उसे क्या बोला जाता है, वो होती है आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सेम इसी तरीके से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगी, दैट रिक्वायर्ड हीट which can change 1 kilogram of liquid into gas or vapor at atmospheric pressure on their boiling point। ठीक है, जो सिर्फ क्या करेगी, उसकी स्टेट को चेंज करेगी। लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए जो हिडन हीट हमें चाहिए, 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसे क्या बोला जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन।
अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं। देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये वो मिनिमम टेम्परेचर जो किसी भी सॉलिड को मेल्ट करने के लिए, ठीक है, आपकी आइस के लिए, जैसे अभी मैं बता रही थी आइस मेल्ट हो रही है, आइस है आपका, आइस क्यूब है, इसको मेल्ट करने के लिए इसका वो मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड स्टार्ट्स टू मेल्ट, जिसके ऊपर कोई भी सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है, वो मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है, उसे हम बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सेम बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या होगा, वो मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल, जब कोई भी लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर देता है, जिस मिनिमम टेम्परेचर पे उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, और जिसके ऊपर कोई भी सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है उसे हम बोलते हैं यहाँ पर उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो बेटा, ये जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये भी डिफर करते हैं मैटर टू मैटर, अलग अलग मैटर से। अब लाइक अगर आइस की बात की जाए, अब आइस को 0 डिग्री सेल्सियस मैंने बोला, -10 डिग्री सेल्सियस पे आपकी आइस थी, सॉलिड फॉर्म में थी। अब जब आप उसको हीट दे रहे हो, अब उसके जो पार्टिकल्स है ना, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा। अब अगर यहाँ पर आइस की बात की जाए या एक आयरन पीस की बात की, आयरन का एक क्यूब आपने कट किया सेम साइज का, तो ये आपका आयरन हो गया, यहाँ आपकी आइस हो गई। तो यहाँ पे देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि किसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होगा या ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो आयरन के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा है, टाइटली पैक्ड है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसको हीट दोगे, पहले आप हीट दोगे, नॉर्मल हीट पे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला, आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। अब एक कंडीशन क्या आती है यहाँ पर, अब वो पार्टिकल एनर्जी को गेन करने के बाद अपनी उस जगह पे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सॉलिड्स के पार्टिकल मूव तो कर नहीं पाएंगे एकदम से, वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे उनको आप हीट देते जाओगे, वो जो वाइब्रेशन है वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक स्टेज क्या आती है कि वो जो आपके पार्टिकल्स फ्री होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब जब वो फ्री होना स्टार्ट करें, यानी कि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो रही है। जब वो ब्रेक होना स्टार्ट होती है तो पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसके कंपैरिजन में जो आइस है, थोड़ा सा हीट दिया, -10 डिग्री सेल्सियस था, आपने क्या किया, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, 0 डिग्री सेल्सियस आ गया। 0 डिग्री सेल्सियस में आने के बाद अब जो आपकी आइस है वो थोड़ा थोड़ा क्या होगी, वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। चलो आपने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और बढ़ा दिया, एट 1 डिग्री सेल्सियस अब आपके यहाँ पे मैक्सिमम जो आपका जो मैक्सिमम क्या, आपकी जितनी भी यहाँ पे आइस है वो सारी की सारी वाटर में कन्वर्ट हो चुकी होगी। लेकिन सेम -10 डिग्री सेल्सियस पे आपने यहाँ पे आयरन को रखा हुआ था, जो उसकी स्टेट है वो उसी में था। सेम 11 डिग्री आपने उसको दिया, नो चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 20 डिग्री सेल्सियस दिया, 100 डिग्री सेल्सियस दिया, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, तो पता चल रहा है ना कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप अपने सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को। जो सॉलिड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है, डिफर करता है मैटर टू मैटर। अलग अलग मैटर में जो मेल्टिंग पॉइंट होगा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, लाइक मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, आपके सॉलिड्स में आइस और आयरन को आप कंपेयर करते हो, तो आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वेरी हाई हो जाएगा इन द कंपैरिजन ऑफ आइस। सेम नाउ बॉइलिंग पॉइंट। अभी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि अब आपका लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट करेगा। कैसे पता चले भाई, कोई भी लिक्विड जिसको आप हीट कर रहे थे ना, जस्ट समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। जब आप उसको हीट कर रहे हो तो आपने देखा, पहले आप हीट करते गए, एक पॉइंट ऐसा आता है कि इसमें से ना बबल उठना, ऐसे बबल हीट को गेन करेगा और ऊपर उठता हुआ आपको नजर आएगा। इट मीन्स क्या हुआ, आपका यहाँ पे जो वाटर था उसने ही वो पहले हीट गेन करता जा रहा है, हिडन हीट है।
कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो भी टेम्परेचर वो फिक्स टेबल आपको नजर आ रहा है 100 डिग्री सेल्सियस तक। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस आ गया, अब आप उसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी हो गई है कि वो इधर उधर बहुत स्पीडली भाग रहे हैं। अब वो क्या करेंगे, जैसे ही थोड़ी सी और एनर्जी उनको मिली, उस एनर्जी को लेने के बाद वो यहाँ से फ्री होने की कोशिश करेंगे और उनकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी, किससे, वाटर से आपके वेपर्स में। ठीक है, तो बात समझ में आ गई यहाँ पे। तो इसी तरीके से लिक्विड टू लिक्विड, लाइक अगर अल्कोहल की बात की जाए तो उसका जो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अलग होगा। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफर करता है मैटर टू मैटर। अब लिक्विड और अगर सॉलिड की बात की जाए तो जो सॉलिड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इन द कंपेरिजन ऑफ लिक्विड्स, क्योंकि पहले सॉलिड्स को हीट चाहिए अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए लिक्विड में। अब लिक्विड में पहले तो वो धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, ठीक है, उसके बाद फिर वो और हीट गेन करेंगे अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट भी डिफर करता है। सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वेरी हाई होता है। सॉलिड्स के अंदर मैटर टू मैटर जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिफर करता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है इन द कंपेरिजन ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है। तो इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें अभी हमने किया था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इसी में मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी। अगर हम करें, कंपेयर करेंगे, आप टेम्परेचर को अब तक मेजर करते आए हो, आप पढ़ते आए इन डिग्री सेल्सियस, और साथ में हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं इन फ़ारेनहाइट। एक और न्यू स्केल यहाँ पे जो आपका जो नॉट न्यू स्केल लेकिन जो आपने नहीं पढ़ा है, दैट इज जो हम टेम्परेचर को केल्विन में भी मेजर करते हैं। तो देखिए बेटा, लाइक अगर आपका कोई भी यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में आपका थर्मोमीटर है, 0 डिग्री सेल्सियस बात की जाए, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, सेम आप यहाँ पे रखते हैं एक केल्विन स्केल। केल्विन स्केल के अंदर देखो 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, आपकी जो आइस है यानी कि आपका जो वाटर है उसका मेल्टिंग पॉइंट, आपके आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। सेम आपके वाटर का जो ये क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में अगर आप उसको मेजर करना चाहते हो, आप देखना चाहते हो, तो यहाँ पे जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस यानी कितने के इक्वल हो जाएगा, 273 केल्विन। ठीक है, अप्रोक्स 0.15 होता है, लेकिन हम कैलकुलेट करने के लिए हम उसको अप्रोक्स वैल्यू लेकर के चलते हैं 273 केल्विन। सेम देखो डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा है, 273 माइनस आप 0 करेंगे तो 273 का डिफरेंस है ना। तो लर्न करने के लिए यानी कि यहाँ पे हमारे सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल के अंदर जो डिफरेंस होता है वो 100 का होता है। तो उसका जो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट होगा आपके वाटर का वो कितना हो जाएगा, आप 273 में प्लस कर दीजिए 100 यानी कि 373 केल्विन। यानी कि आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि आप 50 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करके करिए इनटू केल्विन, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना, उसमें प्लस कर देना है 273। आपका जो डिग्री सेल्सियस है वो कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन के अंदर। ठीक है, तो ये है कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, जो हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट क्लास, और साथ में ही कुछ यहाँ पर और इफेक्ट ऑफ अकॉर्डिंग टू इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप वीडियो देखने के बाद अपने चैप्टर को रीड कर लीजिए और पढ़ते रहिए। ओके बाय।